नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, आज शाम के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, अगले 6 घंटे के लिए आपकी कोई ट्रेडिंग की प्लानिंग है, तो आप फटाफट सवाल पूछिए। नंबर आप नोट करिए, अपने सवाल तैयार रखिए। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और हम सबसे पहले बात करेंगे, अभी आपको दिखाते हैं कि शाम के कारोबार में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड मार्केट का ताज़ा अपडेट है क्या, पहले आपको ये बताते हैं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो अभी MCX पर गोल्ड का भाव इस वक्त 230 रुपये नीचे है, 49,943 के स्तर पर है गोल्ड। इसके अलावा क्रूड में 46 रुपये की मजबूती है, तेज़ी बढ़ी है। चांदी का भाव 287 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मेटल मार्केट में रेंज बाउंड ट्रेड है, कॉपर में मामूली बढ़त, एल्युमिनियम में मामूली तेज़ी और बाकी मेटल भी रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये शाम के कारोबार का ताज़ा अपडेट है कि इस वक्त मार्केट में हो क्या रहा है। अब सवाल ये है, और कॉपर का इनफैक्ट जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो तो लाल निशान में है। जुलाई का वायदा थोड़ा सा ऊपर है, ट्रेड कर रहा है 764 के आसपास। एल्युमिनियम का मार्केट भी आप दबाव में देख रहे हैं, कॉपर जुलाई 3 रुपये ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि 50,000 के ऊपर गोल्ड टिक क्यों नहीं पा रहा है। आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से हो यही रहा है कि 50 के ऊपर मार्केट आता तो है लेकिन वहाँ टिकता नहीं, उसके बाद दाम कम हो जाते हैं। आज भी देखिए आप, शुरुआती कारोबार में मार्केट 50 के नीचे था, उसके बाद दिन में रिकवरी आई, 50 के ऊपर गया, लेकिन फिर ये रिकवरी टिक नहीं पाई और फाइनली अब एक बार फिर से गोल्ड 50,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं आज की चर्चा में। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल्स के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, मनोज झा हैं कामाख्या ज्वेल्स के और अरुण सेक्सारिया हैं MD हैं DD कॉटन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, मेरा सबसे पहला सवाल बीरेन वकील जी आपसे ये होगा, आज की हमारी थीम आज का है कि 50 के ऊपर गोल्ड टिक क्यों नहीं पा रहा है, 50 गोल्ड को रास क्यों नहीं आ रहा है सर? डॉलर इज द स्टोरी इन द टाउन। मीन्स सिर्फ डॉलर मजबूत है सभी एसेट क्लास में, बाकी हर एसेट क्लास दबाव में है, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे इमर्जिंग मार्केट हो। तो जब तक ये डॉलर की तेजी जो कि ब्याज दरों की बढ़त के कारण आई है, उसको देखते हुए, और इसमें दूसरी बात ये भी है कि जो इन्फ्लेशन हेज की बात जो चल रही है ना, वो स्टोरी भी अब इसमें डिस्काउंट हो गई है। मार्केट शायद फ्रंट रन कर रहा है कि अगले ये फेड के कदम के बाद शायद इन्फ्लेशन थोड़ा टॉप आउट हो जाए। इसलिए इसमें मुझे थोड़ा इनफॉर्म सेलिंग दिख रहा है। साथ ही चाइना में डिमांड डिस्ट्रक्शन भी है, क्योंकि चाइना में स्पॉट गोल्ड $8-10 डिस्काउंट से बिक रहा है। अच्छा, ठीक है। भाविक पटेल जी, मैं आपसे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं सर। 50 के ऊपर मार्केट टिक नहीं पा रहा है और 50 के नीचे मार्केट में हलचल बढ़ जा रही है। एग्जैक्टली इस भाव पर अगले 6 घंटे के लिए, रात के 11:30 बजे तक के लिए गोल्ड में क्या ट्रेड लेना चाहिए? मृत्युंजय जी, देखिए वीकनेस तो दिख रही है। कल फेड के भी स्टेटमेंट आया कि इन्फ्लेशन को जब तक मतलब इंटरेस्ट रेट वो हाइक करेंगे एग्रेसिवली, जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आता है, तो मुझे लग रहा है कि ये राइजिंग एनवायरनमेंट में अभी भी गोल्ड में हेडविंड्स है तो नीचे आ सकता है। ओवरसोल्ड के करीब ही है तो थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है, बट आज के दिन अगर देखें तो मुझे और वीकनेस ही लग रही है। तो 50,100 के करीब मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूँगा इंट्राडे के लिए। टारगेट रहेगा 49,750 का और स्टॉप लॉस रहेगा 50,250। जो आज का हाई है वही हाई के स्टॉप लॉस है, सेल की मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि आज भी आप गोल्ड में बेच कर ट्रेड ले सकते हैं। 50,000 के नीचे इस वक्त MCX पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है और आपकी राय भी आज के लिए गोल्ड में बिकवाली की है। ठीक है, ये तो ट्रेडिंग की बात हो गई, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म का आउटलुक गोल्ड में कुछ बदला है? लॉन्ग टर्म का एक चौंकाने वाला आउटलुक बताने के लिए हमारे साथ वो शख्स जुड़ रहे हैं जिस शख्स ने $2070 पे ये कहा था गोल्ड में कि बहुत भारी गिरावट आएगी। तो हमने सोचा कि इनका भारी गिरावट का मतलब ये है कि $100 गिर जाए। फिर हमने 1970 पर इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि नहीं, अभी वार का प्रीमियम और बाकी है। तो हमने सोचा कि $50 और सही, $70 और सही, $1900 पे बात किया, तब भी ये बियरिश थे।
1850 पे बात की तब भी बियरिश थे, अब 1800 के आसपास आ गया है। तो अब इनका चौंकाने वाला आउटलुक क्या है गोल्ड पर, ये बताने के लिए हमारे साथ मनोज झा जी जुड़ चुके हैं कामाख्या ज्वेल्स के। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको इस बात को लेकर बधाई कि आपने अब तक जितना भी आउटलुक गोल्ड पे दिया है, इनफैक्ट हमारे साथ बातचीत में, वो अब तक करेक्ट साबित हुआ है। क्या अब आप गिरावट से इनकार कर रहे हैं? अब आपका हृदय परिवर्तन हुआ है गोल्ड आउटलुक को लेकर, या कुछ और गिरावट आपके हिसाब से बाकी है अभी? मेरे हृदय परिवर्तन से कुछ नहीं होता है। मेन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैं तो अपने स्टडीज के ऊपर हमेशा आपको आउटलुक देता हूँ। मैंने जब $200-250 ऊपर था तब भी मैंने बोला था, और खुल के बोला था कि ये गोल्ड रेट नीचे आ जाएगा। अब आज का मेरा कहना यह है कि देखिए, गोल्ड में अभी भी कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड बना हुआ है। जियो पॉलिटिकल टेंशन का जो प्रीमियम था वो तो ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है, अब जो मैंने आपको काफी पहले बताया था। अब ऐसा है कि गोल्ड ये 2022, देखिए मैंने दिवाली पे भी आपको बोला था कि जो डॉलर में 2022 में रेट अभी दिवाली पे दिख रहे हैं, अगले दिवाली पे उसमें आपको काफी नीचे नजर आएगी। अब मेरा जो नया आउटलुक है वो कहीं ना कहीं गोल्ड इस साल के एंड तक ये आपको $1710 के नीचे नजर आएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है। देखिए, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन इतने हाई पे है, डेफिनेटली अब कंट्रोल होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो फेड का मॉनेटरी पॉलिसी है उसको देखते हुए और जो उनके रवैये हैं, जो अभी भी मुझे लगता है सेंट्रल बैंक्स अगले 2-3 वीक में कम से कम 50 बेसिस पॉइंट और भी उसको टेपर करेंगे, और इस साल के एंड होते होते मुझे ऐसा लगता है वो 3% तक जा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा हॉल्ट, कोई ठहराव अगर आता है, तो ही इस डाउन ट्रेंड को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। नहीं तो डॉलर के रेट में जो है, गोल्ड इन डॉलर रेट्स, वो अभी भी डाउन ट्रेंड बना हुआ है। ऐसे तो मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन टेक्निकली जो मेरी स्टडीज बताती है वो गोल्ड 1838 के ऊपर थोड़ा अभी जाना मुश्किल दिख रहा है एज ए टेक्निकल। ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही रहेगा गोल्ड के डॉलर रुपीज में। लेकिन अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन रुपीज में जो गोल्ड रेट है वो कहीं ना कहीं अब स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है, और उसमें बहुत बड़ा गिरावट अब देखने को शायद ना मिले। रीजन, जिस हिसाब से रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है और जो कंडीशन हालात लग रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो रुपये में जो डिप्रिशिएशन का जो दौर है वो अभी कंटिन्यू करेगा। तो अगर रुपया डिप्रिशिएट और करेगा तो मुश्किल है कि इंडियन रुपीज में गोल्ड रेट कम हो जाए। लेकिन डॉलर रेट जो है मेरे हिसाब से अभी पूरे साल भर में ये कहीं ना कहीं $100 और यहाँ से नीचे जाने की पूरी आशंका है, और ग्रोथ रेट भी जो है डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है जिसकी वजह से टेपरिंग कर रहे हैं। जिन किन्हीं को गोल्ड में अब इंडियन रुपीज में अगर इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ से अगर 1000, 1500, 2000 नीचे अगर आपको मिलता है, 1500 रुपया एटलीस्ट, तो वहां से आप अपनी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, अपनी ज्वेलरी की बाइंग कर सकते हैं। अभी जो आपने 1.5-2 मिनट में गोल्ड का पूरा आउटलुक बताया है, इस 1.5-2 मिनट के दौरान मनोज जी हुआ क्या आपको पता है? हुआ ये है कि 1.5-2 मिनट में जो इंडियन कंज्यूमर है जिनको गोल्ड खरीदना है, पहले तो उन्होंने दिल से आपको बहुत आशीर्वाद दिया, बधाई दी कि आपने कहा कि $100 दाम कम हो जाएंगे विदेशी बाजार में। लोगों को ये लगा कि वहाँ कम होंगे $100 तो हमारे यहाँ भी कम होंगे, लेकिन आखिर में आपने आके कह दिया कि रुपया कमज़ोर है इसलिए घरेलू मार्केट में दाम कम नहीं होंगे, तो बड़ी निराशा लोगों को हाथ लगी है। तो अब जरा आप बताइए कि ठीक है, दाम कम नहीं होंगे रुपए में कमज़ोरी की वजह से इंडियन मार्केट में, तो फिर क्या मतलब? बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए शादियों का सीजन चल रहा है अभी, और गोल्ड खरीदना है, किसी के पास वक्त है 1 महीने का, 1.5 महीने का या 15 दिन का, तो वो जानना चाहते हैं क्या 48,000 के भाव पर गोल्ड मिल जाएगा क्या 47,000 के भाव पर गोल्ड मिल जाएगा क्या? उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज आपको बताएंगे, जो हम लोग बातें यहाँ करते हैं उस चीज को ऑलरेडी हमारे रिटेल कंज्यूमर बहुत पहले से एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं। उसका जीता जाता स्वरूप ये है कि देखिए, पिछले 2 महीने में ओवरऑल गोल्ड मार्केट में एक मंदी सा माहौल था, अगर केवल अक्षय तृतीया का दिन अगर आप छोड़ दें तो। लेकिन पिछले 3 दिनों से जब ये गोल्ड रेट कम हुआ है, तो वापस जो है पूरे इंडिया में एक तरफ से आपको वापस बाइंग दिखने को मिली है।
इसका मतलब कंज्यूमर को भी इस बात को समझ में आ रहा है कि अब जो है गोल्ड कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो रहा है। तो शादियों के लिए गोल्ड रेट का इंतजार ना करें, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ से आप 1,000-2,000 रुपए, एटलीस्ट 1,500-2,000 रुपए के नीचे तक का इंतजार कर सकते हैं। वीरेन वकील जी, आप भी सर अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं। जो बात मनोज जी कह रहे हैं कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट तो ज्यादा रहेगी, इंडियन मार्केट में दाम नहीं गिरेंगे रुपए में कमजोरी की वजह से, आप इत्तेफाक रखते हैं मनोज जी से या आपकी राय कुछ अलग है? डॉलर के हिसाब से गोल्ड में मुझे डाउन टर्म दिख रहा है। मैं मेरी बात को ऐसे बोलूँगा कि अगर 3 भाई है, एक इंडिया में है तो उनको गोल्ड बाय करना चाहिए, एक भाई यूरोप में है उनको भी गोल्ड बाय करना चाहिए, एक भाई अमेरिका में है तो उनको गोल्ड बाय नहीं करना चाहिए। मींस आप कौन से लोकेशन पे बैठे हो उसके आधार पर आपकी ओनरशिप का डिसीजन होना चाहिए। अच्छा, ओहो, ये आपने बड़ा बढ़िया। मान लीजिए कोई अकेला भाई है तो तो दूसरी एसेट लेनी चाहिए। अच्छा। ये एसेट मेरा थोड़ा मोह भंग हो गया है फिलहाल। अच्छा अच्छा, तो मतलब गोल्ड से आपका मोह भंग हो गया। कमाल है सर, बताइए, गोल्ड से मोह भंग होना मतलब कितनी बड़ी बात है। मतलब गोल्ड से मोह भंग होना मतलब मोक्ष की प्राप्ति। सर अचानक ये मोह भंग क्यों हो गया आपको बीरेन जी गोल्ड से? अचानक नहीं, मैं जैसे फेड की जो ब्यूगल है वो सुनता रहता हूँ, उसकी सायरन थोड़ी आजकल मुझे थोड़ी सीरियस दिख रही है। बॉन्ड यील्ड खास तो मेरा 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड ही मेरे डिसीजन पे की रोल पे रहते हैं, तो फिलहाल उसी के कारण मैं थोड़ा डाउन साइड बायस में हूँ। अच्छा ठीक है, तो मतलब आप दोनों लोग ये कह रहे हैं कि मतलब विदेशी बाजार में, अमेरिका में खास करके, मतलब गोल्ड के दाम कम होंगे क्योंकि फेड का बड़ा एग्रेसिव अप्रोच है, और मनोज जी भी यही कह रहे हैं, बीरेन जी भी यही कह रहे हैं। लेकिन जब आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं तो मैं आप दोनों से अलग, मतलब आप दोनों के खिलाफ कोई बात, ये कोई सवाल पूछना चाह रहा हूँ, और ये सवाल मेरे मन में ये आ रहा है मनोज जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा। आपने कहा कि ठीक है फेड बहुत तेज़ी से दरें बढ़ाएगा और 3% तक भी बढ़ा सकता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन दूसरी तरफ ठीक है फेड बढ़ाएगा, फेड ने अभी कहा भी है, बयान भी कराया है कि महंगाई अगर बढ़ती रही तो हम लगातार बढ़ाएंगे दर। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई का जो टारगेट है फेड का, बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि फेड के टारगेट पर महंगाई को आने में बहुत वक्त लग जाएगा। 40 साल की ऊंचाई पर अमेरिका में महंगाई, और अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई से परेशान है। दुनिया में 20 से ज़्यादा सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें अब तक बढ़ा दी हैं, आगे भी बढ़ाएंगी। तो मतलब महंगाई का कंसर्न तो है ही। महंगाई अगर फेड के टारगेट पर नहीं आता है तो क्या महंगाई के खिलाफ जो गोल्ड की डिमांड होती है, जिसे हम हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं, वो डिमांड हम नहीं देखेंगे? और अगर वो डिमांड देखेंगे तो क्या उस डिमांड के दम पर गोल्ड नहीं बढ़ना चाहिए? मनोज जी। जी डेफिनेटली कभी भी महंगाई के सामने गोल्ड लोग खरीदते ही हैं और वो हमेशा से इस चीज को माना जाता है। लेकिन अब मॉनेटरी पॉलिसी हर जगह इतना फास्ट और इमीडिएट डिसीजन लिया जाता है। इंडिया में भी आपने देखा होगा बहुत फास्ट डिसीजन लिया गया है। 3% अमेरिका में ऐसा लोग अनुमान लगा रहे, 3% अमेरिका में बहुत बड़ा फिगर होता है, वो आपको भी मालूम है। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी फेड अपने जो टाइटनिंग पॉलिसी है उसको कहीं भी रोकेगा और कहीं भी एग्रेशन कम करेगा। अगर फेड के हर आप इसमें सुने स्पीच में तो वो एग्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, और वो किसी भी लेवल पे जाने, भले वो ग्रोथ रेट से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन वो महंगाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। ये उनका क्लियर कट एजेंडा सामने दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से फेड जब तक महंगाई दर कम नहीं होगी वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ, एंड उस हिसाब से गोल्ड को कभी भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में गोल्ड के ऊपर बात करने के लिए, बताने के लिए कि आगे का आउटलुक गोल्ड का है क्या। तो बड़ा चौंकाने वाला आउटलुक। आप कह रहे हैं कि $100 तक की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड में और आ सकती है, मतलब $1700 के आसपास गोल्ड का भाव आ सकता है। तो लेकिन अगर आप इंडियन कंज्यूमर हैं तो आपके लिए खुश होने की कोई वजह है नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट और मनोज जी ने भी ये बात कही कि रुपया चूंकि बहुत कमज़ोर हुआ है तो ऐसे में घरेलू बाजार में दाम बहुत ज़्यादा गिरने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एक अच्छी बात है, अगर आपने गोल्ड में पहले पैसा लगाया है तो आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। फटाफट जरा आप एक बार बता दें
भाविक जी की चांदी में आज के लिए, आज शाम के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? देखिए, चांदी में मेरा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है, इसीलिए क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी देखें तो वो सोल्ड में है, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है इंट्राडे के लिए। तो जस्ट इंट्राडे पर्पस के लिए ही मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा अराउंड 60,650 विद टारगेट ऑफ 61,400 और स्टॉप लॉस 60,300, और ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए क्योंकि अभी भी पोजिशनली वीक ही लग रहा है। बट जस्ट ये इंट्राडे टेक्निकल बाउंस के व्यू के हिसाब से ही मैं ट्रेड की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ओके, तो इंट्राडे में चांदी में 60,650 पर बाइंग की राय, 61,400 का टारगेट, 60,300 का स्टॉप लॉस, ये आप लगा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। अब एक खबर की बात करते हैं, वो खबर है कॉटन। कॉटन को लेकर कल बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, उसमें ये साफ साफ कहा गया कि कॉटन के दाम कम करे, इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कम करे, नहीं तो सरकार एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ा सकती है, और ये सख्ती एक्सपोर्ट पर रोक से लेकर के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने तक कुछ भी हो सकती है। ये बात कही गई है कल की मीटिंग में। कमेटी भी बनाई गई है एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण शेख सारिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कॉटन का मार्केट आपका डरता क्यों नहीं है सर? मतलब इस तरह के कड़े बड़े बयान के बाद भी मार्केट बढ़ा हुआ है, 250 रुपये ऊपर है। अरुण जी, बयान 6 महीना 7 महीना से बयान चल रहा है, तो पीछे अच्छा पहली बार डर। अभी हर टाइम में जब भी मीटिंग होती है बाजार नीचे जाता है। कल भी आप देखेंगे 1200 रुपये नीचे गया था। तो मीटिंग जैसे ही खत्म हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ तो बाजार वापस बढ़ गया। तो आप क्या चाहते हैं कि एक्शन हो ही जाए तभी मतलब गिरेंगे? नहीं सर, उसका एक्शन होने का भी कोई ऐसी कोई एक्शन हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, रुई थोड़ी पैदा हो जाएगी। पर अच्छा। एक शॉर्टेज है, रुई की शॉर्टेज है, तो उसके अंदर अभी आज ग्रोअर भी क्या, जिनर भी क्या करे, ट्रेडर भी क्या करे, और मिल वाले भी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। दिस इज एन एक्चुअल शॉर्टेज इज देयर, दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इज देयर। तो उसमें अपने वी हैव गॉन असेसमेंट में अपनी शुरू से थोड़ा वी वर ऑफ द ट्रैक, बट ये तो अभी सब इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से वी आर इन लाइन विद द इंटरनेशनल मार्केट। तो मेरे को नहीं लगता है कि भाई कोई भी एक्शन भी, अगर एक्सपोर्ट भी बंद हो जाएगा तो एक्सपोर्ट तो अभी लास्ट 1 महीने से कोई एक्सपोर्ट है ही नहीं, बंद हो जाएगा तो आज यान का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो पीछे मिलों की प्रॉब्लम और जो बढ़ जाएगी। तो ये एक्सपोर्ट बैन होना और ये सब करना, मेरे हिसाब से ये कोई इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस एट ऑल। कल की मीटिंग में थे क्या आप? हाँ थे ना। तो आपने बोला नहीं, आपने ये बात कही वहां पे कि एक्सपोर्ट रोकने से कुछ नहीं होगा? सर वो एक्सपोर्ट की बात ही नहीं हुई ना सर। ये वो उन लोग पीयूष जी ने, जो मंत्री जी ने जो बात किया कि देखिए सबको एक साथ में रहना है, एक ही शहर में रहकर एक जगह रहना है, तो सबको कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा। बट मेरे को ये बताइए कि आज अगर मेरी रुई की कॉस्ट मेरी अगर 100 रुपया होती है तो मैं आज 90 रुपए में यान कैसे दूंगा? तो आज या तो भी आप सीसीआई को बोल दीजिए, सीसीआई इज डूइंग द एमएसपी ऑपरेशन, तो सीसीआई कैन डू दी सपोर्ट ऑपरेशन फॉर टेक्सटाइल मिल्स आल्सो बाय गिविंग देम लो प्राइस यान क्वांटिटी। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। बट तो अगर आप करें कि ये सॉल्यूशन नहीं है तो आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होगा, फिर क्या हो सकता है? सॉल्यूशन देखिए, देयर आर 2-3 सॉल्यूशन है। नंबर 1 इज कि आपने एब्रप्टली जो कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है 11% की, ये इससे तो पूरा अपना जो इको बैलेंस जो है कॉटन और यान मिलों का, वो खराब हो गया। अभी आपने वापस अभी ड्यूटी निकाल दी सितंबर तक की। अभी आपने अभी कहा है कि कल मीटिंग में कहा है कि चलो सितंबर अराइवल नहीं, सितंबर शिपमेंट का हम अलाउ कर देंगे। तो ये पीस मिल में जो काम हो रहा है ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा कोई भी इंडस्ट्री को। या तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नक्की करिए कि मैं मार्च तक मैं आपको ड्यूटी नहीं लगाऊंगा, मार्च तक लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, तो सबकी प्लानिंग हो सकती है। अभी कोई प्लानिंग ही नहीं हो सकती है, 3-3 महीने में कोई इंपोर्ट का प्लानिंग नहीं करेगा ना। अच्छा, चलिए ठीक है सर, ये तो पॉलिसी की बात है। लेकिन अब जरा आप बताइए, चूंकि आप मार्केट में रेगुलर टच में रहते हैं, फंडामेंटल के आधार पर तो तेजी बहुत आ गई सर। मतलब 50,000 इतिहास में पहली बार कॉटन का भाव पहुंचा होगा। अब रुकेगा या फिर अभी और ऊपर? देखिए, रुकने का कोई कारण होना चाहिए, बढ़ने का भी कारण होना चाहिए। तो रुकने का कोई कारण नहीं है, बढ़ने का कारण पूरा है कि रुई है नहीं, मिलों को माल चाहिए। बढ़ने का नया कारण क्या है? बढ़ने का कारण तो एक ही हो सकता है कि मिलों के पास माल नहीं है जी। आज बोलते हैं भी सबके पास, मिलों के पास स्टॉक है, बट जो स्टॉक मिलों के पास है वो 10% मिलों के पास स्टॉक है। तो डिमांड भी तो कम हो गई है बहुत। डिमांड कम क्यों होगी, पर फिर भी रुई तो चाहिए ना जी। आज किसके पास 1 महीने का माल है, किसके पास 15 दिन का माल है, किसके पास 40 दिन का माल है। अभी आपको 5 महीने निकालने न्यू क्रॉप आने के पहले, तो कहाँ से निकालेंगे? तो फिर कहाँ तक जाएगा भाव?
कुछ भी कह सकते हैं जी। अभी जैसे दिसंबर और जुलाई के बीच में आपको 25 सेंट का फर्क था, अभी हो गया 17-18 सेंट। तो ये मेरे को तो लगता है कि आइस के अंदर अभी वो अमेरिका के अंदर वेदर का काफी प्रॉब्लम चल रहा है, नॉर्थ के अंदर काफी वेदर हाई चल रहा है, 48-49 डिग्री चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है आइस की। मैं भी समबडी आज कोई 20-22 सेंट को ऊपर तेजी दिख रही है और 10 सेंट की मंदी दिख रही है, तो ये 30 सेंट का प्ले लग रहा है मेरे को बाजार के अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, कॉटन पर बात करने के लिए, बताने के लिए कि आगे का आउटलुक क्या है। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है राकेश का, कोटा से जुड़ रहे हैं। पूछिए राकेश जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा सिल्वर पे 61,000 रुपये पर बाई कर रखा है, तो अब क्या करना चाहिए मुझे? 61,000 पे आपने चांदी बाई की है। बीरेन जी क्या करें सर चांदी में? चांदी में हल्का सा बाउंस आएगा शायद 61,200-400 तक का, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये राय आपकी हो गई चांदी पर। अच्छा, क्रूड पर भाविक जी आपका ताजा आउटलुक क्या है? 91 रुपये ऊपर है इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चा तेल, 8,940 का स्तर है। क्या करना चाहिए क्रूड में? क्रूड में आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए अराउंड 88-50 यहाँ से 100 रुपये, क्योंकि कल भी हमने बहुत अपसाइड देखा था और आज भी अगर देखें तो अपसाइड है। तो आई थिंक 88-50 के करीब आता है तो वहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इंट्राडे या 1 से 2 दिन में 9,000 के प्राइस टिक सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 8800 का। धीरज हैं हमारे साथ, नेक्स्ट कॉलर। पूछिए धीरज जी। सर मनोज जी से पूछना है कि गोल्ड 30,000 कब तक आएगा? गोल्ड 30,000 कब तक आएगा? 30,000? जी सर। मनोज जी चले गए तो और ये सवाल अगर आपका सुन लेते हो तो दोबारा आते भी नहीं। सर वो मस्ती में है तो क्यों नहीं आते? नहीं, वो मस्ती में नहीं है सर। आप कह रहे हैं 30,000 बताइए। अब कहाँ, अब इसका क्या जवाब, मतलब इसका जवाब तो क्या बताऊँ आपको? चलिए, मतलब अब उम्मीद कर सकते हैं अगर आपको खरीदना है गोल्ड तो। और दूसरा सवाल क्या है? 30,000 का जवाब मिल गया आपको। अगला सवाल एनजी पे क्या करना है सर आज? हाँ, ये आपका जेन्युइन सवाल है ना, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए आज। तो भाविक जी बताइए, नेचुरल गैस में कोई ट्रेड आज के लिए? नहीं, नेचुरल गैस से दूर ही रहिए क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी है और हेडलाइन ही न्यूज़ पे चल रहा है, फंडामेंटल पे इतना नहीं चल रहा है, तो नेचुरल गैस मत ट्रेड कीजिए। ठीक बात है, ओके। अच्छा बीरेन जी, ओवरऑल मेटल मार्केट आपको अभी कैसा लग रहा है सर? चाइना में एक तरफ तो कोरोना से राहत मिल रही है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रोथ को लेकर टेंशन है। दोनों खबर अलग अलग हैं, एक तेजी वाली एक मंदी वाली। क्या आउटलुक आपका मेटल में? चाइना में इंडस्ट्रियल स्लैग काफी सीरियस है। करीबन 36% डाउन हुए होम सेल्स, यानी मकानों की बिक्री 36% डाउन हुई। शंघाई में अप्रैल महीने में एक भी कार नहीं बिकी है। तो जैसा आप जानते हो कि एक कार होती है तो 25 किलो कॉपर खाती है। तो ये सब देखते हुए मैं कॉपर में पर्टिकुलर शॉर्ट साइड प्रेफर करता हूँ। यहाँ 765-66 के आसपास हम शॉर्ट जा सकते हैं। 775 का स्टॉप लॉस रख के डाउन साइड में 755 का टारगेट रख सकते हैं। 755 के टारगेट के लिए आप करें कॉपर बेच सकते हैं। अभी भाव है 763 का। ओके, अगला सवाल है सुनील का। पूछिए सुनील जी। नमस्कार सर, मैं सुनील बोल रहा हूँ जी। और आपके एक्सपर्ट से मुझे एक कमोडिटी का नाम चाहिए जो स्टेबल हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो और प्रॉफिट का चांसेस ज्यादा हो, लॉसेस का चांसेस कम हो। वाह, क्या सवाल पूछा आपने। ये सवाल पहली बार मेरे ख्याल से किसी ने पूछा है। तो बीरेन जी, और मतलब आपने ऐसे वक्त में ये सवाल पूछा है जब हमारे साथ इसका बहुत सही और परफेक्ट जवाब देने वाला शख्स मौजूद है। बीरेन वकील हमारे साथ हैं। बीरेन जी इसी टाइप की मानसिकता के हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव कमोडिटी ना हो, एक स्टेबल कमोडिटी हो। तो बीरेन जी बताइए सर, अगर आपको एक कमोडिटी चुननी हो कमोडिटी मार्केट में, कोई ऐसी जो थोड़ी स्थिर कमोडिटी हो जहां पर लॉन्ग टर्म की कुछ प्लानिंग हो सकती हो, किसे चुनेंगे आप? रिस्क रिवॉर्ड साथ ही चलेंगे, बट इनकी जो स्पेसिफिक डिमांड है कि मुझे कम रिस्क में स्टेबल कमोडिटी चाहिए, तो लेड एक ऐसी कमोडिटी है जो रिलेटिव फॉर्म में मिनिमम वॉलेटाइल है। मींस पूरे साल अगर आप देखोगे तो ये 15 रुपये की ही इसमें मूवमेंट रही। तो इसमें मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि करंट बेसिस पे 182-83 183 के आसपास इसमें शॉर्ट बन सकता है। 187 का स्टॉप लॉस होना चाहिए
आगे हम 175 तक इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। लेड उन्होंने कहा कि एक स्टेबल कमोडिटी हो सकती है, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए राजेश जी। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। मेरा सवाल है कैस्टर सीड और जीरा में हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास फिजिकल में स्टॉक है सर। जी देखिए फिजिकल में स्टॉक है तो आई थिंक कैस्टर में तो अभी भी तेज़ी दिख रही है, तो अराउंड 7700 के वेट कीजिए, वहाँ पे अगर आता है तो आप अपना स्टॉक एटलीस्ट मार्केट में बेच सकते हैं। और जीरा की बात करें तो एटलीस्ट जीरा में अभी भी लग रहा है कि स्लाइट नीचे आ सकता है प्राइसेस, बट मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो एटलीस्ट फिजिकल में अभी आप स्टार्ट कर सकते हो बेचने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्राइसेस आगे जाके थोड़े कम हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।